नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 3 से। और इसके अंतर्गत दोस्तों आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि व्यक्तिक समाज कार्य की प्रविधियां क्या क्या हैं, उसकी तकनीकी क्या हैं, इन पर मैं चर्चा करूंगा। हालांकि मैंने आप लोगों से व्यक्तिक समाज कार्य के संबंधित जो भी मूलभूत संकल्पनाएं थी उस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। लेकिन एक बात आती है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सामाजिक परिवेश और पर्सन इन इन्वॉल्वमेंट क्या चीज़ है, उसके फिट करने से रिलेटेड क्या है। तो मैं आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। जो यहाँ पर सामाजिक परिवेश से रिलेटेड लिखा हुआ है, ये आपको समझना है मानव व्यवहार तथा सामाजिक परिवेश से है। अब मैंने दोस्तों आप लोगों को मानव व्यवहार और सामाजिक परिवेश के बारे में बता चुका हूँ। ध्यान से सुनना। जब मैं भारतीय संदर्भ में आप लोगों से बात कर रहा था कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अभ्यास से रिलेटेड, वहाँ पर जो भी पॉइंट मैंने बताया है वो भी दोस्तों सामाजिक परिवेश के अंतर्गत ही आता है। शरणार्थी को समझने के लिए जो उसके व्यवहारगत कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी सामाजिक परिवेश के अंतर्गत ही आता है। व्यक्तिक कार्य के घटक जो मैंने आप लोगों से बताया है, यहाँ पर ये भी चीज़ें दोस्तों सामाजिक परिवेश में ही आता है। अप्लाइड क्वेश्चंस बनाता है ऐसे ही दोस्तों, क्योंकि सामाजिक परिवेश के अंतर्गत उसके यहाँ पर सिद्धांत और उसके घटक को बता दिया गया है। हालांकि रक्षा युक्ति रह गई है तो मैं उसके बारे में बता दूंगा आप लोगों से कि वो भी किस तरीके से अप्लाइड बनता है, एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न बनता है व्यक्तिक समाज कार्य में। मैंने आप लोगों को हालांकि उसके कार्य क्षेत्र के बारे में बता रखा है कि व्यक्तिक कार्य क्षेत्र क्या है, और उससे रिलेटेड जो भी आने वाली समस्याएं हैं, जो उसकी प्रकृति है, उस पर भी आप लोगों से मैं चर्चा कर चुका हूँ। दोस्तों, सामाजिक परिवेश में एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये होती है कि मानवीय आवश्यकता क्या है मैस्लो की, वो मैंने बता दिया है। व्यक्तित्व की संरचना बता दिया है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक बता दिया है, ठीक है। सामाजिक भूमिका की अवधारणाओं को भी बता दिया है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों इंक्लूड है, ठीक है, किसमें, सामाजिक परिवेश में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझना है। यदि दोस्तों आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा उपागम पर। निदानात्मक क्या है, प्रकारात्मक उपागम क्या है, समस्या समाधान। आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, पार्लियामेंट ने जो समस्या समाधान का विकास किया है उसके बारे में हालांकि मैं बता दिया हूँ। आप लोगों अगर कहोगे तो मैं आप लोगों को समस्या समाधान उपागम के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट जो है बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों के लिए कि यहाँ पर जो परिवर्तन परक उपागम होगा ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ही उपागम की, ठीक है। आज की जो वीडियो है मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ कि व्यक्तिक समाज कार्य की जो प्रविधियाँ हैं ये तकनीकी के रूप में उभरती है। और कैसे दोस्तों, इसे ध्यान से देखना क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या यूज़ कर सकते हो व्यक्तिक समाज कार्य की तकनीकी में, कौन कौन सी प्रविधियाँ लगा सकते हो, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि किस तरीके से व्यक्तिक समाज कार्य की तकनीकों को फॉलो करोगे, केशवर की तकनीकों को किस तरीके से आप फॉलो करोगे, उसे प्रशिक्षण से रिलेट करोगे। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में उपचार की, जब मैं आप लोगों को प्रक्रिया बता रहा था व्यक्तिक समाज कार्य की, सेवा कार्य की, तो उस समय दोस्तों आप ये चीज़ें मैंने बताया होगा आपसे कि उपचार की प्रविधियां में जैसे सेवार्थी का सम्मान दिया जाना चाहिए, ये एक उपचार की प्रविधियां हैं। व्यक्तिक कार्यकर्ता तथा सेवार्थी के संबंध जो होगा वो जो होगा प्रयोजनशीलता होगा, ठीक है। व्यक्तिक कार्यकर्ता को व्यक्ति के विकास के लिए परिवर्तन में जो पूरा विश्वास होता है दोस्तों, वो भी उपचार की प्रविधियों के अंतर्गत ही रखा जाता है। सेवार्थी और व्यक्तिक कार्यकर्ता के बीच जो संबंध होता है वो एक सकारात्मक होना चाहिए, किंतु अगर इसके अति जो भी परहेज किया जाना चाहिए वो चीज़ें एक व्यक्तिक समाज कार्यकर्ता को उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो ये भी उपचार की प्रविधियां ही आती थी। व्यक्तिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की जो व्यक्तिक विशेषता है वो ये है कि पूर्वाग्रहों की समझ उसको होनी चाहिए और उसे वास्तविकता को स्वीकार भी करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। व्यक्तिक कार्यकर्ता को इस बात की समझ भी होनी चाहिए कि सेवार्थी परिवार समुदाय जो एक समाज का अंग है उसके प्रति वह जवाबदेह भी है। तो ये भी चीज़ें एक उपचार की प्रविधियां के अंतर्गत ही आती हैं। और व्यक्तिक कार्यकर्ता को निष्ठा और सहानुभूति की जो भावना होती है ये भी दोस्तों उपचार की एक प्रविधियों के अंतर ही देखा जाता है।
और मैं उसी क्रम में दोस्तों आप लोगों से रिलेट करते हुए एक केस वर्क की तकनीकी में चल रहा हूँ, यानी उसकी प्रविधियों पर बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना कि जब कभी मैं आप लोगों से बात करूँ तकनीकी, तो इसका मतलब होता है सहायता करने की, जो सहायक तकनीकी होती है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप बात करें दोस्तों मैं करूँ तो यहाँ जैसे मैंने स्वीकारता लिखा है, ध्यान से सुनना। स्वीकारता अगर लिखना तो लिख लीजिए, स्वीकारता आश्वासन, भावों की अभिव्यक्ति का आसन बनाना, गहन भावों का संबद्ध करना, विश्वास जगाना, निर्मित करना और प्रोत्साहन देना, पुनः आश्वासन देना, सेवार्थी के साथ जो भी एक्टिविटी करना, फिर पैरवी करना, फिर उसके बाद भौतिक सहायता पर संबंध जो होगा, जो उपलब्ध होगा, उसको किस तरीके से संसाधन को जुटाना, ये भी एक तकनीकी है। जानकारी और सूचना का संवर्धन करना, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया दोस्तों, सहायता करने के लिए एक सहायक तकनीकी को। ठीक है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, कॉपी पेन साथ में रखिए और साथ ही साथ आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों व्यक्तिगत कार्य का जो प्रयोजन होता है वो लोगों को सामाजिक की एक्टिविटी, समस्याओं को सहायता प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि यह जो स्वीकारता है कि यह सहायता की मूलभूत तकनीकी में से एक है। स्वीकारता का अमूर्त सिद्धांत स्वीकारता की एक तकनीकी के जरिए वास्तविकता में जो निरूपण होता है वो किया जा सकता है। और हालांकि मैंने आप लोगों से बताया है कि स्वीकारता का होना एक समाज कार्य या व्यक्तिक या समूह या समुदाय कार्य का एक सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है, यानी व्यक्ति जैसा भी हो उसे उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेना एक सामाजिक कार्यकर्ता का अहम भूमिका होती है। ठीक है, और यह एक सहायक जो प्रक्रिया है, इन तरीकों को चलाने के लिए जो उसके दार्शनिक मूल्य होते हैं उनके साथ साथ सिद्धांतों को फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। तो तकनीकी का मतलब ही हो जाता है या प्रविधि का मतलब यही हो जाता है दोस्तों कि उसके जो सिद्धांत हैं उसको फॉलो करें, वो चीज़ें है ना। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि यह एक सतत व्यवस्था है, कंटिन्यू चलने वाली एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सेवार्थी को महसूस करता है कि वह सामाजिक कार्य की संस्था में स्वीकार है और व्यक्तिगत कार्यकर्ता उसकी सहायता करना चाहता है। और सामाजिक व्यक्तिगत कार्य की जो स्वीकारता का संप्रेषण शब्द है, उन शब्दों की एक लय है, एक समग्र व्यवहार के माध्यम से ही किया जाता है। देखिए ध्यान देने योग्य बातें ये है कि व्यक्तिगत कार्य सेवा को बेसिकली 2 लक्ष्यों में बांटा गया था। मैं बार बार आप लोगों से जो केशवर की बात करता हूँ तो उस पर ध्यान देना, क्योंकि इसके जो 2 लक्ष्य हैं, अगर आपने लक्ष्यों को समझा तो आप समझ जाओगे उसकी प्रविधियाँ, उसकी तकनीकों के बारे में। ठीक है, देखो सेवा, पहला तो ये है इसका पॉइंट कि दोस्तों व्यक्तिगत कार्य सेवा के लक्ष्यों में कि सेवार्थी को ऐसी समस्या का सामना करने में सहायता देना जिसे वह अकेला संभाल ना कर सकता हो। तो हमें वो चीज़ें, एक्टिविटीज़ चूज़ करनी होगी जिससे वो क्या कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, उन एक्टिविटियों को नहीं संभाल पा रहा है, उन चीज़ों से वो दूर भाग रहा है, उस बीमारी से वो दूर भाग रहा है, या जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी समस्या है, चाहे उसके फैमिली का हो या उसका स्वयं का हो, उन चीज़ों से दूर भागता है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता का एक रोल ही हो जाता है कि उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उससे एक सकारात्मक या वांछनीय ढांचे में उसे ढाला जाए, ताकि उसको हर एक चीज़ें जो लगी एक वांछनीय तरीके से लगे। तो इन चीज़ों को उसे ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है एक लक्ष्य है कि एक सेवार्थी एक ऐसी समस्या का सामना करे जिसमें सहायता तो देना पड़े, लेकिन जिसे वह अकेला ना संभाल ना सके, तो उन चीज़ों में उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि सेवार्थी को जो अहम होता है, ठीक है, तो अहम मतलब ईगो, उसके कार्य प्रणाली को संवर्धन, जिससे वह अपने जीवन की समस्याओं को निपटने के लिए अधिक योग्यता के साथ आगे बढ़े। तो ये चीज़ें हैं कि उसको देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये भी ध्यान में रखना है कि ईगो तो एक नकारात्मक प्रवृत्ति को भी देती है जन्म, लेकिन ये भी एक कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसके अंदर ईगो भी पैदा करते हो एक सकारात्मक तरीके से, तो वो एक समाज कार्य के में और एक मतलब पॉजिटिव वे से जाता है। तो वहाँ पर ईगो सकारात्मक है, हमें नेगेटिव वाला ईगो नहीं डालना है। मान लीजिए किसी चीज़ को अगर वो धूम्रपान कर रहा है, मादक ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो उसके अंदर ईगो अगर वो कदे ना, तो भाई नहीं,
ठीक है। तो बार बार आप उसे फोर्स करें कि इसे बताएं कि भाई ये गलत चीज़ें हैं तो गलत है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर ईगो पैदा हो रहा है, तो सकारात्मक ईगो है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। कहीं कहीं ईगो का जो अहम का जिन चीज़ों का यूज़ होता है ना, तो वो सकारात्मक ढंग से ही उसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि हमें यही सारी चीज़ें डेवलप करनी है, और डेवलप करने के लिए जो हमें तकनीकी का प्रयोग करना पड़ता है या प्रशिक्षण के या प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो एक स्वीकारता के ही तहत देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, सेवार्थी के साथ जो व्यक्ति कार्य का प्रथम संपर्क है, वो विशेषकर सेवार्थी के साथ अपने स्वीकारता को संदेश को ही संप्रेषित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। किंतु स्वीकारता का जो अभ्यास है तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि सेवार्थी यानी व्यक्ति संस्था को सेवार्थी के रूप में देखा जा रहा है, या जिसका अंतर्निहित निर्धारण यह है कि जब तक उन चीज़ों को स्वीकार करने में वह अपने आप को नहीं ढाल लेता, तब तक उसके साथ आपको लगे रहना है और उसे सफलतापूर्वक, सकारात्मक और वांछनीय ढंग से उसे समाज के तरफ एक अग्रसर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करूँगा, है ना, जहाँ से नेट में प्रश्न बनते हैं, और हालांकि देखिए बाकी बेसिकली वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे बात करता हूँ। ध्यान देना दोस्तों कि जब भी व्यक्ति कार्य की तकनीकी सेवार्थी की सहायता की प्रक्रियाओं में यूज़ करोगे, तो ये साधन हो जाते हैं कि जिनके सेवार्थी की सहायता प्राप्त करने में या उसकी अनुभूति होती है। तो हो सकता है कि सेवार्थी की जो प्रक्रिया है ना कि उसे समझे, किंतु सामान्य तौर पर ये भी उसे सहायता प्राप्त करने के लिए ही अनुभव की आवश्यकता पड़ सकती है ना। और दोस्तों, सहायता की इस प्रक्रिया को ही सुगम बनाने के लिए बहुत सारी तकनीकी बनाई गई हैं, जिसमें हमने स्वीकारता के बारे में पढ़ चुके हैं, आश्वासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें ध्यान देना कि कुछ निश्चित संदर्भ में ही सेवार्थी को अपने भावों की प्रामाणिकता और अपने भावों के कारण ही मूल्यांकित अथवा बहिष्कार न किए जाने के बारे में आश्वस्त या आश्वासन होने की ज़रूरत होती है। सेवार्थी को भाव और कार्य के बीच का जो अंतर है वो समझने में मदद की जानी चाहिए। और उदाहरण तौर पे आप यहाँ पे ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति से बहुत नाराज़ हो जाता है, किंतु हो सकता है कि वह उस व्यक्ति को हानि पहुँचे, और यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि और वो भी हानि पहुँचाने के लिए जो भी कुछ ना करे जाए या ना करे, ऐसी एक्टिविटी या अवांछनीय व्यवहार को आपको फोकस करना है, ताकि उन गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जा सके जिससे समाज को हानिकारक या असामाजिक व्यवहार समाज की दृष्टिकोण से दिखा जाए या उसे लगे। ठीक है, किसी भी प्रकार के भाव, यहाँ पर देखिए, किसी भी प्रकार के भाव ना तो गलत, ठीक है, होते हैं और ना ही आरोग्य होते हैं, किंतु भावों की जो शक्ति होती है वो उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुछ निश्चित एक्टिविटी, ठीक है, कुछ निश्चित एक्टिविटी जो दूसरों के लिए होने वाली जो क्षति है उसकी वजह से गैर कानूनी और गलत भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना। और सामान्य अवलोकन यह होता है कि क्रोधपूर्ण व्यक्त या वक्तव्य देने के साथ सेवार्थी लज्जित और दोषित अनुभव करता है। ठीक है, और यह वह समय होता है जब सामाजिक कार्यकर्ताओं को उसके भावों को स्वीकार करने तथा उसको सहानुभूति दिलाने की ज़रूरत होती है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने ये चीज़ें समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट हमारी आती है, भावों की अभिव्यक्ति को आसान बनाना कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान देना कि उपयुक्त जो भी सवाल होंगे भावों के अभिव्यक्ति को आसान बनाने के लिए, उन सवालों को पूछकर निर्णयात्मक जो भी वक्तव्य होंगे उनसे बचकर एक सामाजिक व्यक्तिक कार्य, ठीक है, यानी सेवार्थी द्वारा जो भाव होंगे उसको सुगम बनाया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य को प्रोत्साहक और उसको परिचालक के रूप में ही कार्य करना चाहिए। स्थिति कुछ हद तक तो भावनात्मक हो सकती है, अवशेषित भी हो सकती है, सीमा हर मामले में भी उसके अनुसार देखा जाए तो घट बढ़ भी सकती है, लेकिन सेवार्थी अपनी समस्याओं को संभालने की जो पूरी तरह से शामिल है, उन चीज़ों को भावनात्मक तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेवार्थी द्वारा भावों की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है, और आवश्यकों या भावुकों की जो अभिव्यक्ति होती है उनको आसान बनाना सामाजिक व्यक्ति कार्य का लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस तकनीकी है, जबकि शक्तिशाली भाव इकट्ठा हो जाते हैं, और ये वैचारिक प्रक्रिया है जिसके अवरुद्ध हो सकता है, और इस प्रकार के व्यक्ति को अहम रूपी
उपकरण कुंठित कर सकते हैं और इसी अहम को समस्या को सुलझाने वाली एक योग्यताएं भी मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है भावों की अभिव्यक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो गहन भावों का संबंध बनाना, ये इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में देखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि तनावपूर्ण घटनाएं किसी व्यक्ति के ऐसे भाव उत्पन्न कर सकती हैं जिसके उपयुक्त रूप से उसमें या उसकी सोचने और करने की जो कैपेसिटी है उसको प्रभावित भी हो सकती है। और जब मन परेशान करने लगे या उसके भावों से भरा होता है तो व्यक्ति स्वयं के भीतर उभरने और तनाव उत्पन्न करने वाले मामले को मनन करने के लिए एक प्रवृत्ति होता है, वो होता है गहन भावों को समृद्ध करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है तकनीकी में। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आत्मविश्वास जगाना और निर्मित करना। इसका मतलब है कि समस्या को सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो सेवार्थी के सक्रिय भागीदारी होने के लिए उसमें आत्मविश्वास विकसित करने की ज़रूरत होती है और सेवार्थी की शक्तियों की पहचानना और उससे में जो भी काम या सफलतापूर्वक किया जा रहा है तो उसका श्रेय उसे ही देना आत्मविश्वास और निर्माण करने का मददगार साबित होता है। तो इसलिए यह बोला गया दोस्तों कि यह एक प्रशिक्षण है या एक तकनीकी है कि आत्मविश्वास जगाना और उसका निर्माण करना या निर्मित करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रोत्साहन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, IMP इस टॉपिक को करिए। ठीक है, देखिए प्रोत्साहन का मतलब है दोस्तों और उसका पुनः आश्वासन। अब देखिए किस तरीके से यहाँ इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया जाएगा, ध्यान से सुनना कि व्यक्तिगत कार्य में प्रोत्साहन और पुनः आश्वासन का जो इस्तेमाल होता है वो सेवार्थी के हित के लिए ही किया जाना जरूरी होता है। सामाजिक कार्यकर्ता यह आसान अनुभव होता है कि आमतौर पर सेवार्थी बिना किसी दृढ़ प्रोत्साहन को अपरिचित कार्यों के लिए हिचकिचाते हैं। हालांकि ऐसे कार्य करना स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक होता है और प्रोत्साहन तथा पुनः आश्वासन के इस्तेमाल करते समय सामाजिक कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि स्थिति ऐसी तकनीकी का प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, सेवार्थी को ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए कि जिसे करने की योग्यता उसमें ना हो और ऐसी कोई किसी काम को या एक्टिविटी को आप सफलतापूर्वक प्रति सेवार्थी को आश्वासन भी करना चाहते हैं तो उसे दे सकते हैं। उसकी सफलता भी निश्चित ना हो तो उसे वांछनीय नहीं बना सकते बट उसे सकारात्मक की तरफ डालेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। उदाहरण तौर पर ये समझिए कि अगर किसी मरीज को शल्य क्रिया होनी है तो जब तक शल्य चिकित्सा सफलता का आश्वासन ना दे तब तक सामाजिक कार्यकर्ता को शल्य क्रिया की सफलता से बाबत कोई पक्का आश्वासन नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर कि आप लोगों से कि केश वर्क तकनीकी का एक और चरण है, एक और स्टेप है जिसको सेवार्थी के साथ होना जरूरी है। जब तक सेवार्थी का आत्मविश्वास भी कमी होता है या हो जाती है तो अथवा किसी आवश्यक कार्य करने की बाबत या अत्यधिक उद्विग्नता के भार तले दब जाता है तब दोस्तों उस समय सामाजिक कार्यकर्ता को यह उपस्थिति सहायता का काम करेगी। और वहीं पे दोस्तों यानी इसका मतलब है कि जब उसे हर एक तरफ से लगे कि अब इसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो उससे उसके साथ रहना ज़रूरी है, आश्वासन देना भी कंपलसरी है। ये सारी एक तकनीकी है। ठीक है, उसे हमेशा सकारात्मक बातें ही बताना है जिसको वो उस बातों से वो मोटिवेट हो सके वो क्लाइंट। ठीक है, इसलिए स्थिति की जो आवश्यकता होती है उसी के अनुसार विवेकाधिकार के साथ उपयुक्त निकटतम मुहैया कराना चाहिए और जिससे सिर्फ मित्रता के संकेत में ही नहीं पृथक बल्कि एक तकनीकी को भी बना देता है। ये सेवार्थी के साथ होना दोस्तों ये भी समाज कार्य और केश वर्ग की तकनीकी है और प्रशिक्षण के अंतर्गत इसे भी देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रविधियाँ वेरी मोस्ट हैं दोस्तों इसमें, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि सेवार्थी के साथ होना यहाँ पर किस तरीके से कंपलसरी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों पैरवी। देखिए पैरवी के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ध्यान देना कि पैरवी में ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यवहार को बदलने के लिए जोर ज़बरदस्ती अथवा धमकियों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जिसके बावजूद भी सामाजिक कार्यकर्ता के पास कोई प्राधिकार होते हैं तो उसे अपनी खुद के ज्ञान और कौशल के संस्था के घोषित एक्टिविटी के साथ उसे सामान्य तौर पर सामान्य या समाज की इसकी स्वीकृति के रूप में प्राप्त करना होता है और
ध्यान देना कि प्राधिकार जो होगा वो कहीं लिखित भी हो सकता है, बट इन चीज़ों पर ये चीज़ों को फोकस करना होगा कि इसमें कुछ हद तक सह उत्पादकता भी होती है, इनका भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जो ये सह उत्पादकता होती है वो लाभकारी होती है, यानी वो वांछनीय मानी जाती है। आमतौर पर अगर कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं कि सामाजिक कार्य की जो व्यक्तिगत सेवा है उन तथ्यों तो देते हैं, बट सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिवेदन और अनुरोधों की विश्वसनीयता जो है वो अधिमान होती है। ऐसे समय पर आपको क्या करना है, यानी सामाजिक कार्यकर्ता को पैरवी का इस्तेमाल करना आवश्यक पड़ जाता है, और पैरवी में सेवार्थी का जो समर्थन होता है उसकी ओर तीसरे व्यक्ति का अनुरोध करना भी शामिल हो जाता है। तो ये भी दोस्तों केशवर्ग की एक तकनीकी और प्रविधियों के अंतर्गत देखा गया है पैरवी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर यह है कि भौतिक सहायता उपलब्ध कराना और जुटाना क्या है। इस पॉइंट से दोस्तों इसका मतलब ये है कि संसाधन संग्रहण कहा जाता है। अब ये संसाधन संग्रहण क्या चीज़ होती है, यानी जुटाना क्या चीज़ है, अभी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। क्योंकि देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी कभी सेवार्थी की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है ना। अब इसकी व्यक्ति को सेवार्थी को लाभार्थ या विभिन्न ठिकानों की जो सहायता प्राप्त करनी होती है, और इसे ही तो संसाधन संग्रहण कहा जाता है। और जिसके लिए क्या है कि सामाजिक कार्यकर्ता को संभाविता संसाधन उत्पन्न व्यक्तियों की खोज कर उसको सक्षम बनाना और सेवार्थी की ज़रूरतों की व्याख्या करना और उसके तरीकों द्वारा उसे खोजना, और उसके जो भी सेवार्थी के जो भी बैंक ऋण से या जो चीज़ें लिया जाता है उसके अतिरिक्त कुछ मामले ऐसे होते हैं जो प्रायोजक संगठनों में सहायता भी मांगी जा सकती है, जो कुछ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए सहायता के लिए सहमत भी हो सकता है। इन चीज़ों को भी ध्यान देना। और यहाँ कहा जा रहा है कि विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले जो समर्थन होंगे वो अतिरिक्त होंगे। कुछ सेवार्थी को भौतिक सहायता अर्थात धन यानी वस्तुओं के रूप में सहायता की ज़रूरत होती है, और कुछ संस्थानों के पास कुछ हद तक भौतिक सहायता के लिए प्रावधान भी होता है। किंतु याद रखना दोस्तों, किंतु कुछ संगठनों के पास यह प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, और हालांकि मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं कि ये जब सामाजिक कार्यकर्ता को संभाविता संसाधन या संपन्न जो भी व्यक्तियों से खोज करता है या उसके समक्ष सेवार्थी की ज़रूरत की व्याख्या करने के तरीके के द्वारा जो खोज करना ज़रूरत होती है, तो उसमें बैंक ऋण के लिए जाता है या जो चीज़ें उसके मामले आते हैं परियोजना संगठनों में, तो उस समय सहायता मांगी जाती है। तो कुछ ज़रूरत बच्चे हो सकते हैं, शिशु हो सकती है, महिला हो सकती है, इन चीज़ों में सहायता के लिए सहमत होना कंपलसरी हो जाता है भौतिक सहायता उपलब्ध कराने में और उसको जुटाने में। ठीक है, तो बिना टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अगर आप एजुकेशन फील्ड से हो तो बिना TLM से आप बच्चों को एजुकेट नहीं करा सकते। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री का होना कंपलसरी हो जाता है, यानी अनिवार्य हो जाता है कि TLM होना चाहिए। और उसी तरीके से जब आप किसी सेवार्थी का आप हेल्प करोगे तो उसमें भी संसाधन का होना ज़रूरी है दोस्तों, और उसको जुटाना भी अनिवार्य हो जाता है। ये भी केशवर्ग की तकनीकी के अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों की जानकारी और सूचना का संवर्धन करना, और ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों। ध्यान देना यहाँ पर कि केशवर्ग की जो तकनीकी होगी, जो प्रविधि होगी, वो मानव की कार्यप्रणाली के लिए संवर्धन या संसाधनों में से सूचना और जानकारी का अभौतिक संसाधन भी है, जिसकी कमी की समस्याओं और उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे पहले में विद्यमान समस्याओं में वृद्धि भी हो सकती है। कभी कभी सूचना को कभी कभी गलत सूचना अथवा अंधविश्वास की उपस्थिति में भी यह बढ़ सकता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि उदाहरण के लिए कुछ निश्चित, ठीक है, व्याधियों के बारे में अनेक गलत मान्यताएं होती हैं, और एक विश्वास होता है कि मिर्गी का कारण जो है बुरी आत्माओं का वास होता है, यानी सर्वज्ञात होता है कि मिर्गी मस्तिष्क का वही एक हिस्से के दोषपूर्ण कार्य प्रणालियों और उसी के द्वारा उत्पन्न होती है। इसलिए सेवार्थी के ज्ञान संसाधन का संवर्धन वैयक्तिक कार्य में एक आवश्यक तकनीकी बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों यह वैयक्तिक समाज कार्य की प्रविधियाँ और तकनीकी में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जानकारी और सूचना का संवर्धन करना। ठीक है दोस्तों, कुछ मूलभूत तकनीकी का वर्णन तो किया गया है, लेकिन याद रखना यह है कि सहायता प्रक्रिया होती है जिसका लक्ष्य सेवार्थी के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता मुहैया कराना होता है, और सेवार्थी की भौतिक और अभौतिक संसाधनों का सुधार में लाना भी जरूरी होता है। स्पष्ट यह होता है कि नए नए प्रकार के व्यवहार और उसके नए ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ जैसे कि हम ये भी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि बुद्धिमत्ता पूर्वक ज्ञान की जो पर्याप्त नहीं होता है, तो उसके साथ साथ बदलाव के लिए जो भावनात्मक
किया जाता है एक्टिविटीज़ या जो भी तकनीकी, तो वह एक निश्चित होती है जिसमें सभी प्रकार के आधार का एक संवाद बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग।